चर्चा करते हैं स्वीप इन एफडी के बारे में। स्वीप इन एफडी के बारे में थोड़ा हमें समझाइए कि कैसे काम करती है और इसके फायदे क्या रहते हैं। देखिए, स्वीप इन एफडी जो रहती है वो भी काफी प्रचलित हुई है काफी कुछ सालों से। जहाँ पे सहूलियत ये है कि भाई आपने पहले से कुछ आपके पैसे सेविंग अकाउंट में है। राइट, अभी वो सेविंग अकाउंट में आपने कुछ एक लिमिट बता दी बैंक को कि भाई देखो, मेरा सेविंग अकाउंट बैलेंस अगर 50,000 का है और वो 50,000 से 75,000 चला जाता है, तो मेरी जो लिमिट है 50,000 तक ही मुझे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखना है। जैसे ही वो 75,000 हो जाता है या 70,000 हो जाता है या 65,000 हो जाता है, जो भी अमाउंट आपको बतानी है, तो जो भी एडिशनल अमाउंट है मोर देन सेविंग अकाउंट से, मुझे जितना पैसा मेरा बन रहा है सेविंग अकाउंट में, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली स्वीप इन एफडीज में चला जाना चाहिए। तो मेरा क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्या सॉल्व होगा कि भाई देखो, सेविंग अकाउंट में तो मुझे मिलते हैं 2 से 3%, और मुझे एफडीज में मिलते हैं, स्वीप इन एफडीज में मिलते हैं 6 से 7%। तो ये जी। जो 3% का मुनाफा है मेरा सेविंग अकाउंट में ना रखकर, मैं अगर स्वीप इन एफडी में रखता हूं तो मुझे मुनाफा काफी अच्छे से मिल सकता है। और स्वीप इन एफडी काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, वो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट जैसे नहीं होते हैं कि भाई आप वही टेन्योर में चले गए, आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आप स्वीप इन एफडी से आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसा वापस ले सकते हैं। ठीक है, और क्या सभी बैंक जो होते हैं वो स्वीप इन एफडी की सुविधा देते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मेजरली जो बड़े बैंक्स हैं वो डेफिनेटली ये स्वीपिंग की सुविधा देते हैं। पर आपको आपके बैंक अकाउंट में वो सुविधा है कि नहीं, वो आपको चेक करना होगा। क्योंकि मुझे जितना समझ में आया है, पल्लवी, के सारे बैंक्स तो ये स्वीपिंग के फैसिलिटी नहीं देते हैं। ठीक है, तो स्वीप इन एफडी की सुविधा जो है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सभी बैंक जो है ये सुविधा नहीं देते हैं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको स्वीप इन एफडी करानी है तो आपको अपने बैंक से जो है एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या उसमें जो है स्वीप इन की सुविधा मौजूद है या नहीं है। खैर, एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ कि स्वीप इन एफडी की लिमिट जो होती है और थ्रेशोल्ड जो होता है वो किस आधार पर तय होता है? देखिए, आमतौर पे अगर हम देखते हैं तो जो बहुत सारे बैंक्स हैं वो मिनिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस तो लेकर ही चलते हैं। जीरो बैलेंस वाले तो अभी आज के दिन में बहुत ही कम हो गए हैं ऐसे बैंक्स, कि भाई जो जीरो रुपीस की पैसे की फैसिलिटी देते हैं बैलेंस रखने के लिए। जी। तो कहीं ना कहीं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का तो मिनिमम बैलेंस आपको रखना ही पड़ता है आपके बैंक में। तो आपको थ्रेशोल्ड बताना है, पहले तो देखना है कि भाई सेविंग अकाउंट का क्या थ्रेशोल्ड है, और उसके बाद आपको कौन से अमाउंट से आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि भाई वो ऑटोमेटिकली स्वीप इन हो जाए। तो आपको पहले आपके बैंक को पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहले ये फैसिलिटी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और अगर वो है तो कौन सी लिमिट वो लोग ने तय की है जहां से आप स्वीप इन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ये ज़रूर चेक करना होगा कि मिनिमम बैलेंस आपको कितना मेंटेन अपने सेविंग अकाउंट में रखना है। उसके बाद जो है आप तय कर सकते हैं, और अगर बैंक की अपनी कोई लिमिट है तो उसका भी ध्यान रखिएगा। खैर, कुछ सवाल हमारे पास और आए हैं हमारे दर्शकों के। अब स्वीप इन एफडी के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मुंबई से नेहा वर्मा का सवाल है, ये कह रही हैं कि स्वीप इन एफडी से सेविंग अकाउंट की लिक्विडिटी पर तो कोई असर नहीं पड़ता? डेफिनेटली नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पहले से ही तय करके बता रहे हैं कि भाई मेरे को जो अगर ये स्वीपिंग का फायदा लेना है तो मैं मेरी लिमिट को तय करके रख देता हूँ, और वो लिमिट के बाद चले जाएगा वो स्वीपिंग के वाले एफडी में। पर मुझे अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं वापस से कह ही सकता हूँ कि भाई स्वीपिंग से आप मेरे नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें मुझे ट्रांसफर करके दे दीजिए। जी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई लिक्विडिटी पर जो है वो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पटना से स्वाति भटनागर का सवाल है, ये कह रही है कि स्वीप इन एफडी में ब्याज दर सेविंग अकाउंट से कितना ज़्यादा होता है? देखिए, कम से कम शुरू में ही ये बात हुई हमारी, पल्लवी, के कम से कम 2 से 3% का भी फायदा हो सकता है अगर वो सिपिन में रखते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, और इसीलिए ये फैसिलिटी भी आई है कि हमारे पैसे सेविंग अकाउंट में ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं। तो अगर सेविंग अकाउंट मुझे 2 से 3% देता है और स्वीपिन एफडी मुझे 6 से 7% तक देता है, तो क्यों ना मैं मेरा पैसा है वो स्वीपिन में ट्रांसफर कर दूं।
बिल्कुल, तो कहीं न कहीं जो है बेनिफिट होता है, इसलिए अब जो है लोग इस बारे में भी सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपना स्वीप इन में पैसा वो ट्रांसफ़र कर दूँ जो सेविंग अकाउंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है, और उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको मिल भी सकता है। ख़ैर एक चीज़ और मैं विरल जी समझना चाहूँगी कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंकों में भी एफडी कराते हैं, जबकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे बैंकों के बारे में खबरें भी आई थी कि बैंक जो है वो डूब गया था। तो आपको क्या लगता है, आप हमारे दर्शकों को क्या राय देंगे कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जो एफडी करानी चाहिए या नहीं? देखिए, इसमें है ना दो तीन चीजों को सोचना चाहिए। पहले तो पल्लवी, पहले तो कॉरपोरेट जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक जो है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। हम्म। बहुत बार, और बहुत बार क्या नहीं, काफी सालों से जो आरबीआई है वो अपने वेबसाइट पे ये चीजों को डाल रहा है कि कोई भी जो बैंक है, हम्म। कोऑपरेटिव बैंक हो या नॉर्मल बैंक हो, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उसकी जो रेटिंग्स है वो लगातार आरबीआई अपडेटेड करती रहती है। और कई बार नोटिफिकेशन के द्वारा भी, अनाउंसमेंट के द्वारा भी बताती रहती है कि भाई ये बैंक में है, वो प्रॉब्लम आ सकती है, आप दूर रहिए, आप मत करिए। तो ऐसे जो कॉर्पोरेट एफडीज होती है तो उसमें तो डेफिनेटली हमको नहीं करना चाहिए, कॉर्पोरेट बैंक में नहीं जाना चाहिए। पर जो भी कॉर्पोरेटिव बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, काफी अच्छे से मेंटेन करती है, जो भी डिस्क्लोजर है, जो भी आरबीआई कहती है, जिस तरह से उनके नॉर्म्स है उसको एप्लीकेबल करना है, उस तरह से कर रही है, तो आपको वो कॉर्पोरेट बैंक जो है या कॉर्पोरेट वो बैंक की एफडीज है वो डेफिनेटली करनी चाहिए। बट इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव जो हमने आज चर्चा की कि भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी सोच सकते हैं कॉर्पोरेटिव, अगर बैंक आप एफडी सोच रहे हो तो उसके मुकाबले। ठीक है, और बैंक और कॉर्पोरेट एफडी का हमने अभी जिक्र भी कर रहे थे, हम कंपैरिजन भी कर रहे थे। अगर दोनों में से किसी एक में जो है हमें एफडी करानी हो तो किस विकल्प को चुनना चाहिए? आप क्या कहते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो ज़्यादा सुरक्षित है? डिपॉजिट गारंटी यानी कि अगर हम बात करें इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी डीजीसीआई का जो बीमा होता है, क्या इन उसका लाभ जो है दोनों तरह के एफडीज पे मिलेगा या सिर्फ बैंक पे हमको मिलता है? देखिए, जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो जो मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि टॉप 5 जो बैंक है, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स वाइज, इन हम्म। टर्म्स ऑफ रीच वाइज, कितना बड़ा है नेटवर्क वाइज, तो बैंक की एफडीज अगर करनी है तो ये टॉप 5 बैंक्स में ही करनी चाहिए। बाकी बाद में बात आती है कॉर्पोरेट एफडीज की, तो कॉर्पोरेट एफडीज जो ट्रिपल ए रेटेड है हम्म। उसमें ही जाना चाहिए, उसमें ही सोचना चाहिए, और उसके एक बार फाइनेंशियल हेल्थ देख लेनी चाहिए। और फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, और जी। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के भी हेल्थ एक बार देख लेनी चाहिए। डेफिनेटली रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको बैंक और कॉर्पोरेटिव एफडीज जो है या कॉर्पोरेट एफडीज जो है उससे आपको ज्यादा रेट मिल सकते हैं। बट एनबीएफसी की बात करें, कॉर्पोरेट एफडीज की या कॉर्पोरेटिव बैंक के एफडीज की, मुझे लगता है दोनों के, तीनों के मुकाबले बैंक एफडीज तो डेफिनेटली ज्यादा सुरक्षित है। और जो डीआईसीजीसी जो लिमिट देती है वो कॉर्पोरेट एफडीज में तो देती नहीं है। आपको कॉर्पोरेटिव बैंक्स में मिल सकती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में मिल सकती है, और बैंक्स में तो डेफिनेटली मिल ही सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए जब भी जो है आप ये सोच रहे हो कि मुझे एफडी कहाँ करानी है।